नमस्कार। गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। आज का विषय है आहार नियोजन। आहार नियोजन के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे आहार नियोजन क्या है, आहार नियोजन की परिभाषा एवं आज सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जान लें आहार नियोजन क्या है। तो बच्चों, उत्तम पोषण की प्राप्ति के लिए आहार में सभी पौष्टिक तत्वों का उचित मात्रा एवं अनुपात में होना अत्यंत ही आवश्यक है। जैसा कि हमने संतुलित आहार के अध्ययन में पढ़ा था कि व्यक्ति का संतुलित आहार लेने से संतुलित मात्रा में पौष्टिक तत्वों का प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं वो शरीर में विभिन्न कार्यों को करते हैं। और पोषक तत्वों के बारे में हमने विगत कक्षाओं में अध्ययन किया है। भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण पोषक तत्व पाए जाते हैं और इनके अलग अलग कार्य हैं। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन शरीर निर्माणात्मक कार्यों को संपन्न करता है, वहीं विटामिन और खनिज लवण की यदि बात की जाए तो ये सुरक्षात्मक और निर्माणात्मक कार्य करते हैं। यदि पौष्टिक तत्वों की शरीर में अधिकता हो रही है या कमी हो रही है, दोनों ही स्थितियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। अल्प पोषण की वजह से व्यक्ति के शरीर में पोषण न्यूनता जन्य बीमारियां हो जाती हैं, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से आँखों की रोशनी कम हो जाती है, रतौंगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी बच्चों में देखा जाता है, जो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से हो जाता है। इसी के विपरीत यदि पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में ले लिए जाते हैं तो मोटापा की बीमारी, हृदय रोग से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, वृक्क से संबंधित बीमारियां देखी जाती हैं। इसीलिए व्यक्ति का भोजन हर स्थिति में संतुलित एवं पौष्टिक होना अत्यंत ही आवश्यक है। संतुलित आहार के निर्माण के लिए आहार नियोजन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। आहार नियोजन करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आहार जो है वो व्यक्ति की अवस्था के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए जो आहार पूर्णतया पौष्टिक एवं संतुलित होगा, वही आहार दूसरे व्यक्ति के लिए असंतुलित हो सकता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक सामान्य वयस्क महिला का आहार आयोजन करके जो एक संतुलित भोजन बनाया गया है, वह गर्भवती महिला और धात्री महिला के लिए असंतुलित हो सकता है, क्योंकि गर्भवती महिला और धात्री महिलाओं की पोषक तत्वों की जो आवश्यकताएं हैं वह अलग होती हैं। इसलिए आहार नियोजन करते समय सभी आवश्यक पहलुओं पर, मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना अत्यंत ही आवश्यक है। जब एक व्यक्ति के लिए आहार नियोजन किया जाता है तो वह सहज, आसान और सरल होता है, परंतु जब एक परिवार में क्योंकि अनेक सदस्य होते हैं, तो जब एक परिवार के लिए आहार नियोजन किया जाता है तो वो थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। परिवार में व्यक्ति की उम्र, क्रियाशीलता, लिंग, विशेष शारीरिक अवस्थाएं आदि का हमें ध्यान रखना होता है। उनके लिए आहार नियोजन करना थोड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य की पौष्टिक तत्वों की मांग अलग अलग होती है। उस पर यदि परिवार की आय कम है या मध्यम कम है और निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है, तो उसके लिए आहार करते समय हमें भोज्य तत्वों के ऊपर होने वाले व्यय को भी ध्यान में रखना होता है। तो जब आहार नियोजन करते हैं तो सभी सदस्यों की रुचि, आवश्यकता, खाने की आदतें, स्वास्थ्य की स्थिति, क्रियाशीलता आदि बातों का ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो अब हम चर्चा करते हैं आहार नियोजन की परिभाषा। तो जो हमने पहले विगत अध्यायों में अध्ययन किया है कि जो भी भोज्य समूह बनाए गए हैं, उन भोज्य समूह से सभी भोज्य पदार्थों को हमारे खाने में सम्मिलित करके एक संतुलित आहार बनाया जाता है। तो सभी भोज्य समूहों के भोज्य पदार्थों की मात्रा आहार में इस तरह से सम्मिलित की जाए जिससे परिवार के सभी सदस्यों के सभी पौष्टिक तत्वों पर्याप्त मात्रा में मिल सके, वे स्वस्थ और निरोगी रहकर अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें, कुशलता से करें।
यही आहार नियोजन कहलाता है। आहार नियोजन करते समय हमें समय, धन और शक्ति तीनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की खाने संबंधी रुचि, उनकी पसंद, आवश्यकता, शारीरिक क्रियाशीलता को ध्यान में रखकर आहार नियोजन किया जाना चाहिए। आहार नियोजन की परिभाषा को समझने के पश्चात हम अध्ययन करते हैं आहार नियोजन के सिद्धांतों का। आहार नियोजन परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए किया जाना चाहिए। जैसा कि हम अभी अध्ययन कर चुके हैं कि आहार नियोजन करते समय भोजन इस तरह से बनना चाहिए कि वो पूर्णतया पौष्टिक एवं संतुलित भोजन हो, साथ ही साथ व्यक्ति को अधिकतम संतुष्टि एवं तृप्ति भी प्रदान करता हो। तो इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब आहार नियोजन किया जाता है तो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनको ध्यान में रखकर आहार नियोजन किया जाता है। तो हम प्रत्येक सिद्धांत को एक एक बिंदु में विस्तार से अध्ययन करते हैं। प्रथम सिद्धांत है प्रत्येक सदस्य की दैनिक प्रस्तावित भोज्य तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ICMR द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की उम्र, उसकी क्रियाशीलता, उसके वजन के आधार पर ICMR द्वारा दैनिक प्रस्तावित मात्राएं दी गई हैं। उन दैनिक प्रस्तावित मात्राओं में सभी पौष्टिक तत्वों की मात्राएं बताई गई हैं और उसी के अनुसार हमें आहार नियोजन करते समय उन मात्राओं की पूर्ति हो, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। क्योंकि प्रत्येक सदस्य की क्रियाशीलता, शारीरिक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। तो उस आधार पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन की आवश्यकताएं अलग अलग बताई गई हैं। तो जब भी आहार नियोजन किया जाता है तो उन दैनिक प्रस्तावित मात्राओं को ध्यान में रख के आहार नियोजन किया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु है परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुरूप। आहार नियोजन करते समय यह मुख्य बात हमें ध्यान में रखनी होती है कि परिवार की आर्थिक स्थिति को ज़रूर ध्यान रखा जाए। परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार जो परिवार हैं उन्हें हम मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति, मध्यम आय वर्ग वाले व्यक्ति और अधिक आय वर्ग वाले व्यक्ति। तो जब निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए आहार आयोजन किया जाता है तो वहाँ हमें इस बिंदु पर विशेष ध्यान देना होता है कि जो भी खाद्य वस्तुओं को सम्मिलित किया जा रहा है आहार आयोजन के लिए, वे उसकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप होने चाहिए। ज़्यादा महंगे, अधिक मूल्य वाले खाद्य पदार्थों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कम व्यय में अधिक से अधिक संतुलित मात्रा में पौष्टिक तत्व भी व्यक्ति को प्राप्त हो सके। इसी के विपरीत यदि उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए जब आहार नियोजन किया जाता है तो वहाँ पर आय की कोई सीमा नहीं होती है। व्यक्ति उसमें कम कॉस्ट के और अधिक कॉस्ट के दोनों ही तरह की वस्तुओं को सम्मिलित कर सकता है। विशेषकर ध्यान इस बात का रखा जाए कि जो भी खाद्य वस्तु आहार नियोजन के लिए सम्मिलित की गई है उसमें पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो। यह नहीं कि अगर अधिक आय वर्ग का व्यक्ति है तो हम सारी महंगी चीज़ें उसमें सम्मिलित करें और हमें पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति अगर नहीं हो रही है तो यह आहार नियोजन के विपरीत यह सिद्धांत चला जाता है। तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी आहार नियोजन किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा मार्केट सर्वे, बाज़ार का सर्वेक्षण कर लेना होता है, जिससे हमें यह हम ज्ञात कर पाते हैं कि बाज़ार में जो खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हैं उनका मूल्य क्या है। जब हमें उनका मूल्य ज्ञात हो जाता है तो उस आधार पर हम व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अलग अलग तरह के आहार नियोजन कर सकते हैं जो व्यक्ति की पहुंच के अंदर हो। इसके अतिरिक्त
तीसरा बिंदु है अधिकतम तृप्ति मूल्य। जब आहार नियोजन किया जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को अधिकतम तृप्ति मूल्य प्राप्त हो। अधिकतम तृप्ति मूल्य का अर्थ है कि जब वह उसके व्यक्ति द्वारा भोजन ग्रहण किया जा रहा है तो उसे संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भोजन उसकी पसंद के अनुरूप बना हो, ऐसा ना हो कि भोजन से उसे संतुलित पौष्टिक तत्व नहीं मिल रहे हैं या भोजन उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो इन बातों को ध्यान रखना होता है। अधिकतम तृप्ति मूल्य प्राप्त करने के लिए कुछ बिंदु यहाँ बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम भोज्य पदार्थों की मात्रा। तृप्ति मूल्य को भोज्य पदार्थ की मात्रा प्रभावित करती है, जैसे कि व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार भोज्य पदार्थ हमें देना है। यह नहीं कि व्यक्ति को हम कम मात्रा में भोजन दे रहे हैं और उसकी भूख नहीं ख़त्म हो पा रही है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि व्यक्ति को उसकी पर्याप्त मात्रा में भोजन की प्राप्ति उसे हो जाए। इसके अतिरिक्त भोजन की ग्राह्यता एवं स्वादिष्टता। अब भोजन की एक्सेप्टेबिलिटी और उसकी स्वादिष्टता को बढ़ाने के लिए कुछ बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं, जैसे रंगों में विविधता। जब भी भोजन बनाया जाता है तो वो भोजन व्यक्ति को पसंद आए, व्यक्ति के लिए रुचिकर हो, उसके लिए आवश्यक है कि भोजन में कलर में वैरायटी होनी चाहिए। जैसे हरी जो सब्जियां हैं उनसे हम भोजन में कलर ला सकते हैं और विभिन्न कलर वाली, विभिन्न रंगों वाली सब्जियों का यूज़ करके कलर को ला सकते हैं और इस प्रकार वैरायटी हम खाने में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त गंध में विविधता। जो भी भोजन की गंध है वो प्रिय गंध होनी चाहिए। अप्रिय गंध से भोजन की ग्राह्यता प्रभावित होती है। तो भोजन से निकलने वाली जो एरोमा है, जो फ्लेवर है, हमें उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक्सेप्टेबल फ्लेवर ही भोजन में से आए, तो वो भोजन रुचिकर होगा और व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करेगा। इसी के साथ रचना में विविधता या टेक्सचर को भी ध्यान में रखा जाता है। जब भी भोजन बनाया जाता है तो भोजन का जो एक टेक्सचर है वो बना रहना चाहिए, तभी वो भोजन एक्सेप्टेबल होता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट में एक कुरकुरापन होता है, नमकीन चिप्स में कुरकुरापन होता है, तो वो उसका एक टेक्सचर है। और यदि इसी बिस्किट को हम थोड़े नमी वाले स्थान में खुला छोड़ देते हैं या नमकीन चिप्स को, तो वो थोड़े उनका कुरकुरापन ख़त्म हो जाता है। तो उसकी वजह से उनका टेक्सचर, जो प्रॉपर टेक्सचर चाहिए था वो अगर नहीं है तो वो चीज़ इतनी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, व्यक्ति उसको पसंद नहीं करेगा। इस तरह से जितने भी भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं उनका जो स्पेसिफिक टेक्सचर है वो होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम अन्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे चपाती है। चपाती जब खाई जाती है तो हमें वो सॉफ्ट उसमें चाहिए। उसी के विपरीत अगर आप खाखरा खा रहे हैं तो वो आपको थोड़ा क्रिस्पी चाहिए। तो चपाती को अगर हमने क्रिस्पी कर दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, या खाखरा को सॉफ्ट करके हमने अगर दिया है व्यक्ति को तो वो उतना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो भोज्य पदार्थ जिस टेक्सचर में पसंद किया जा रहा है उसी टेक्सचर में व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त है अन्य बिंदु है शाकाहारी और मांसाहारी भोजन। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन बनाते समय हम जब आहार नियोजन करते हैं तो हमें पहले ही इस चीज़ के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि व्यक्ति शाकाहारी है या मांसाहारी है, क्योंकि मांसाहारी व्यक्ति को अलग तरह से आहार आयोजन किया जाएगा और शाकाहारी व्यक्ति का अलग तरह से आहार नियोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदु हैं कुछ अवधि के लिए कोई पदार्थ ग्रहण नहीं करना। जैसे कई परिवारों में ये मान्यताएं होती हैं कि कुछ अवधि के लिए कुछ विशेष पदार्थ, जैसे जैनिज़्म होते हैं, तो वो बारिश के टाइम पे हरी पत्ते वाली सब्जियां नहीं खाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और उस समय जब हम आहार नियोजन कर रहे हैं तो हमें कुछ विशेष पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को छोड़ देना होगा। इसके अतिरिक्त कुछ भोज्य पदार्थों को अभोज्य
करार देना। जैसे कुछ भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें हम नहीं कंज्यूम करते हैं, तो उन्हें हमें अपने भोजन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदु है पकाने की विधियाँ। अब भोज्य पदार्थों की जो हम भोजन ले रहे हैं उससे हमें अधिकतम संतुष्टि मूल्य प्रदान हो, उसके लिए जो पाक विधियाँ हैं वो भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके पिछले अध्यायों में हम विभिन्न पाक विधियाँ जैसे उबालना, सेकना, बेकिंग, सिमरिंग, इस तरह की अनेक प्रकार की पाक विधियों का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो जिस भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए या भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए जो रेसिपी बताई गई है उसमें जो कुकिंग मेथड यूज़ किया है उसे प्रॉपर तरीके से हमें यूज़ करना है, ताकि उस कुकिंग मेथड को यूज़ करके प्रॉपर फूड बन सके। इसके अतिरिक्त जिस पाक क्रिया को उपयोग में लेने पर पौष्टिक तत्वों की हानि कम होती है, हमें उन पाक क्रिया विधियों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अन्य अध्याय में हम आगे के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।